हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखो, इसको किसने ऑब्जर्व किया था? इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। ठीक है। जैसे हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ब्रेन कह सकते हैं हम इसको। सेल का मेन कंट्रोलर है पूरे जो सेल है उसका। ठीक है। तो न्यूक्लियस तो इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। अब न्यूक्लियस के ही अंदर फ्लेमिंग ने जो था वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था उसको ऑब्जर्व किया था, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ओके। अब बात आती है कि जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है, यानी उस समय जब सेल डिवाइड नहीं करता है उस समय जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिनको हम बोलते हैं, जिनका नाम होता है क्रोमैटिन। ठीक है। इस क्रोमैटिन को फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है उसमें? न्यूक्लियर मैट्रिक्स और उसमें न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई क्या है? अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम न्यूक्लियोलाई बोलेंगे, और अगर एक प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलस बोलेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हमें एक इंटरफेस के न्यूक्लियस में देखने को मिलती हैं। अब ये क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन क्या है? इसमें डीएनए है, इसके अंदर कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसमें हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाते हैं, और इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलकर बना देती है क्रोमैटिन। अब देखो, अगर एक सिंगल ह्यूमन सेल की हम बात करें तो उसमें 2 मीटर का थ्रेड जो होगा डीएनए का वो प्रेजेंट होगा। जो उसके जैसे 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स है, तो सब में जो है वो 2 मीटर जो है वो डीएनए का जो डीएनए है वो प्रेजेंट होगा सभी में। ओके। ये हमने कुछ बेसिक देखा अभी न्यूक्लियस के बारे में। अब हम जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है। हम देखो, न्यूक्लियस के अंदर और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब किसकी? न्यूक्लियोप्लाज्म की। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं और हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। जैसे हमारा सेल जो है, उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो स्पेस है। ठीक है। ये वाला जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, इसके अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट है। ठीक है। ये क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्रोटीन के जो फाइबर्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये क्या है? अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, नहीं, एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलाई। तो दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ये मेम्ब्रेन जो है इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, और इसका जितना भी कंटेंट होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है इसीलिए इसका जितना भी कंटेंट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से कॉन्टिन्यूस रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो न्यूक्लियोलस है ये किसकी साइट है? यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस में आरआरएनए की सिंथेसिस होती है। अब देखो, न्यूक्लियोलस में अगर आरआरएनए की सिंथेसिस होगी तो मतलब आरआरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, तो यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो अगर एक से ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोलाई होंगे, तब क्या होंगे? उतनी ही ज़्यादा आरआरएनए बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ओके। ये चीज़ हमने देखी। अब देखो क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है उस समय सेल डिवाइड नहीं करता, तब हम क्या देखते हैं? क्रोमैटिन्स देखते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब बाकी जो सेल डिवीजन की स्टेजेस आती हैं उस समय हमें क्या देखने को मिलते हैं? उस समय हमें जो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम की। देखो, क्रोमोसोम की बात करें तो ये देखो, ये क्रोमोसोम जो है ये एक जो हमें देखने को मिल रहा है इसको हम बोल रहे हैं क्रोमैटिड। इसको हम पूरे को बोल रहे हैं क्रोमैटिड, और एक ये क्रोमैटिड है। ठीक है। एक ये क्रोमैटिड, दूसरा ये क्रोमैटिड, तो यानी दो क्रोमैटिड्स जो हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम बना रहे हैं। बीच में इनका एक कॉमन जो पॉइंट है जहाँ से दोनों अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है। सेंट्रोमेयर, इसलिए कॉमन सेंट्रोमेयर होने की वजह से इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और इस सेंट्रोमेयर के साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जिनको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है। जिनको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो निकले हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे? सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। ओके। तो यही चीज़ हमने यहाँ देखी कि एवरी क्रोमोसोम एसेंशली हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, उसके साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं।
और सेंट्रोमेयर क्या करता है, 2 क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है। अब जैसे ये क्रोमोसोम हम पूरा देख रहे हैं, तो इस क्रोमोसोम में ये दोनों आर्म्स कैसी है, शॉर्ट आर्म है, ठीक है, ये दोनों आर्म जो है ये शॉर्ट आर्म है और हम इसको बोलेंगे पी आर्म, ओके। और ये वाली जो दोनों है, ये दोनों जो हैं ये कैसी है, ये लॉन्ग आर्म है और इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, क्यू आर्म, ठीक है। तो वन आर्म जो ये दो हैं शॉर्ट आर्म है ये वाली, और ये दो जो हैं ये लॉन्ग आर्म है, ठीक है। तो पी और क्यू आर्म से हम इनको याद रखते हैं। अब क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है उसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरीके के जो होते हैं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो हमने बोला कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे 4 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें क्या होगा, सेंट्रोमेयर मिडल में प्रेजेंट होगा, तो 2 इक्वल आर्म्स जो होंगी इसमें देखने को मिलेंगी। सेंट्रोमेयर मिडल में प्रेजेंट होगा तो 2 इक्वल आर्म्स बनाएगा, ओके। दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमेयर जो है वो थोड़ा सा मिडल से ऊपर होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिडल से दूर होगा, जिससे एक छोटी आर्म बनेगी और एक लॉन्ग आर्म बनेगी, ठीक है। एक छोटी बन गई और एक लॉन्गर आर्म बन गई। उसके बाद आती है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड के पास में ही होगा, ठीक है, जिससे एक बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी और एक बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर एंड के बिल्कुल पास में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, तो एक बहुत छोटी है और एक बहुत ज़्यादा बड़ी आर्म देखने को मिलेगी, ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। उसके बाद लास्ट में आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या है, टर्मिनल सेंट्रोमेयर है, यहाँ पर बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है टर्मिनल सेंट्रोमेयर, इसीलिए इसमें हमें एक ही आर्म देखने को मिलेगी, ओके। तो इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये हमने देखा कि कैसे सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम्स 4 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो ये था हम आज का टॉपिक जिसमें हमने न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम्स के बारे में बात करी।